जय हिंद दोस्तों, मैं आर डी संगो स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर डी संगो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है डीआरडीओ से। डीआरडीओ में आरएसी साइंटिस्ट की पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट निकली हुई है। आज की इस वीडियो में हम डीआरडीओ की आरएसी साइंटिस्ट की पोस्ट की रिक्रूटमेंट के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल आर डी संगो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को आने वाली हर नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं डीआरडीओ आरएसी साइंटिस्ट की पोस्ट के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ आपकी ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है। आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर आरएसी। ठीक है, आपकी पोस्ट का नेम है साइंटिस्ट बी की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 630 है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर द इंडिया रहने वाली है। ठीक है, और आपका ऑनलाइन मोड में अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है 6 जुलाई 2022 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसके लिए लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 29 जुलाई 2022 शाम 5 बजे तक। ठीक है, और आप एग्ज़ाम पे फीस करने की लास्ट डेट है 29 जुलाई 2022। एग्ज़ाम डेट आपकी नोटिफाई कर दी जाएगी जल्द ही। ठीक है, और एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से पहले जारी कर दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के क्या चार्जेस रहने वाले। एप्लीकेशन फ़ीस के चार्जेस रहेंगे यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपये चार्जेस रहने वाले हैं। एससी एसटी पीएच और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा। ठीक है, उनको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा और आपका पेमेंट का मोड ऑनलाइन रहेगा। इसके अलावा किसी भी मोड में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो यह था एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानकारी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज लिमिट क्या रहने वाली है। यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए डीआरडीओ की पोस्ट के लिए आपकी रहेगी एज 28 ईयर्स मैक्सिमम। ठीक है, और डीएसटी में रहेगी आपकी 35 ईयर्स और एडीए में रहेगी 30 ईयर्स। ठीक है, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए डीआरडीओ में रहेगी 31 ईयर्स, डीएसटी में रहेगी 38 ईयर्स, एडीए में रहेगी 33 ईयर्स। और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आपकी डीआरडीओ में रहेगी 33 ईयर्स, डीएसटी में रहेगी 40 ईयर्स और एडीए में रहेगी आपकी 35 ईयर्स। तो यह थी आपका एज लिमिट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। वैकेंसी की डिटेल कितनी है। ठीक है, साइंटिस्ट बी की पोस्ट के ऊपर डीआरडीओ में वैकेंसीज है 579। ठीक है, 579 पोस्ट हैं। ठीक है, साइंटिस्ट बी की डीएसटी में पोस्ट है 8 पोस्ट, टोटल 8 पोस्ट, और साइंटिस्ट की एडीए में पोस्ट हैं 43। तो इस प्रकार टोटल 630 पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए क्या क्राइटेरिया है। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास गेट क्वालिफाई होना चाहिए जिसमें आपका वैलिड गेट स्कोर हो इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, या फिर आपके पास मिनिमम 80% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए इक्विवेलेंट डिग्री में यदि आपने आईआईटी या एनआईटीसी की है तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, साथ ही साथ इसके आपके पास गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास 80% मार्क्स होने चाहिए इक्विवेलेंट डिग्री में यदि आपने आईआईटी या एनआईटी से पास की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग या इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस में, या फिर साथ साथ आपके पास कंप्यूटर साइंस में वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, और या फिर आपके पास 80% मार्क्स होने चाहिए इक्विवेलेंट डिग्री में यदि आपने आईआईटी या एनआईटीसी की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेड से। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन मेटलर्जी की बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ ही आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिक्स के लिए। आपके पास मास्टर डिग्री इन फिजिक्स होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या और इसके साथ आपके पाथ वैलिड गेट स्कोर इन फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए केमिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग की।
इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर इन केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजिकल इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के पोस्ट के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मटेरियल साइंस के बारे में। मटेरियल साइंस के लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन मटेरियल साइंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए इंजीनियरिंग साइंस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेवल आर्किटेक्चर के बारे में। नेवल आर्किटेक्चर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन नेवल आर्किटेक्चर होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए इन नेवल आर्किटेक्चर एंड मैरीन इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग में, ठीक है, और इसके साथ साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए एनवायरमेंटल साइंस में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक साइंस में। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए एटमॉस्फेरिक साइंस में, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए इंजीनियरिंग साइंस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए इन लाइफ साइंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर भी होना चाहिए लाइफ साइंस में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रहने वाला है। सिलेक्शन द शॉर्ट लिस्ट इज कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर के बेस पर आप शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और रिटन एग्जाम के बेस पर आपको कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो then the offer of appointment to the selected candidate will be restricted to the number of वैकेंसीज के हिसाब से अपॉइंटमेंट ऑफर किया जाएगा सिलेक्टेड कैंडिडेट को। द अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू सेटिस्फाई कंडीशन लाइक क्वालिफाइंग इन मेडिकल एग्जाम, और अपॉइंटमेंट सेटिस्फाइंग कंडीशन के हिसाब से दिया जाएगा, जैसे कि मेडिकल एग्जाम में क्वालिफाइंग करने वाले को, जैसे जो कि ग्रुप ए टेक्निकल पोस्ट के लिए होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 सब्जेक्ट या डिसिप्लिन अंडर पार्ट 1। फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी वाइज मेरिट ऑफ एग्रीगेट ऑफ 80% वेटेज ऑफ मार्क्स इन रिटन एग्जाम। फाइनल सिलेक्शन 80% वेटेज ऑफ मार्क्स इन रिटन एग्जाम के हिसाब से और 20% वेटेज इन पर्सनल इंटरव्यू के हिसाब से बनाई जाएगी, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट 80% रिटन एग्जाम से और 20% पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स के हिसाब से बनाई जाएगी। 4 सब्जेक्ट डिसिप्लिन अंडर पार्ट 2। सब्जेक्ट पार्ट 2 के लिए फाइनल सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट 80% ऑफ वेटेज ऑफ गेट स्कोर। पार्ट 2 सब्जेक्ट के लिए 80% वेटेज तो गेट स्कोर की रहेगी और 20% वेटेज रहेगी पर्सनल इंटरव्यू की। तो यह था सिलेक्शन प्रोसेस। तो यह थी जानकारी DRDO के RAC साइंटिस्ट बी की पोस्ट के ऊपर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 630 है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर द इंडिया रहने वाली है, और आप फॉर्म अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर rac.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यह थी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।